जी जो मेन प्रोटैगनिस्ट है इस फिल्म के, उनकी वाइफ का रोल प्ले कर रही हूँ। और जैसा कि मैंने कहा कि एक कोर्ट कचहरी वहाँ चल रहा था, एक कोर्ट कचहरी घर में चल रहा था, जिसकी जज मैं हूँ। और बस वही नोक झोंक वाली कहानी, एक बड़ी खास घर में क्या होता है, दैट्स इट, नॉर्मल, वेरी नॉर्मल। जी मैं पूजा का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, जो कि ये बिलीव करती है कि अगर एक वाइफ को जो इंट्यूशंस आते हैं वो बिल्कुल सही आते हैं। और मतलब ये जो स्टोरी है ये एक रियल इंसिडेंट्स पर बेस्ड है। एंड कैसे इसके ये अपने पति को इंसाफ दिलाने में साथ देती है। तो ये पूरी कहानी वो इस इंसाफ के ऊपर डिपेंड करती है। एंड या द स्टोरी रिवॉल्व ये रिवॉल्व अराउंड ये होता है कि कैसे आप मतलब जो सच है वो कभी छुपता नहीं, वो हमेशा बाहर आता है। So, yeah. जी सर, किरदार एक लाइन में है जी, इन सबके दुख के सुख के कारण हम ही हैं। हम दोनों बाप बेटे ही हैं। और एक शब्द में खत्म करूंगा बात अपनी, मस्त है, मलंग है, थोड़े से दबंग है, दुनिया की परवाह किसको, हम खुद को बहुत पसंद है। जैसा जो रोड मैंने आपको देखा है, जॉली फिल्मी जो मैं फिल्म देखी थी, उसमें सौरभ शुक्ला का जो रोल था मुझे बहुत पसंद आया था। और मैं सोच रहा था आप उस कैरेक्टर को कैसे निभाएंगे, लेकिन मुझे लगा कि बहुत अच्छा आपने निभाया। आप कुछ बता सकें? देखिए सर, पहली बात तो ये है कि मैं कभी भी कंपैरिजंस में नहीं जाता। आई रिस्पेक्ट सौरभ शुक्ला, मैंने काम भी किया उनके साथ, बहुत बढ़िया कलाकार हैं। लेकिन जब आपको करैक्टर मिलता है उसमें ज़रूरी नहीं है कि उसमें सौरभ शुक्ला ही निकले, हो सकता है उसमें सुशील पाराशर भी निकले, जो मैंने किया है। और सौरभ शुक्ला का जो था वो उसमें कॉमिक था बहुत ज़्यादा। इसमें ये था कि ये बंदा प्रोब कर रहा है कि यार गड़बड़ कहाँ है, गड़बड़ कहाँ है, और फाइनली ये जस्टिस डिलीवर करता है, ये जानते हुए कि ये जो बंदा है, ये जो ब्रिजेंद्र काला प्ले कर रहे हैं, कि ये गड़बड़ है, तो उसको टाइम लगता है। तो अगर इसको पूरा सौरभ शुक्ला की तरह ही कर दिया, वैसी फ्रेम टू फ्रेम एक एक वैसी कर दिया, फिर वो मज़ा नहीं। फिर मेरी जो इंडिविजुअलिटी है वो कहाँ रही। वो अपने स्टाइल से डायलॉग बोलते हैं, मैं अपने स्टाइल से डायलॉग बोलता हूँ। वो मेरे से बेहतर है, वो अच्छी बात है, मैं उनसे बढ़िया नहीं, ये भी अच्छी बात है। लेकिन जो मैं हूँ वो मैं हूँ, जो वो है वो है। थैंक यू। सर ये जानना चाहूंगा विलियम काला जी को और बाकी एक्टर को आपने लिया, बहुत शानदार इसकी कास्टिंग हुई है, जो मैंने देखा बहुत अच्छा लगा। वो कास्टिंग के बारे में आपको बता सकें? कास्टिंग तो रजनीश भाई कर रहे थे, डायरेक्टर साहब कास्टिंग कर रहे थे। डायरेक्टर साहब आप इसका जवाब दीजिए। डायरेक्टर साहब इसका जवाब देंगे। जी क्या पूछा आपने? सर जो कास्टिंग हुई है बहुत शानदार हुई है, बहुत अच्छे कैरेक्टर ने काम लिए हैं, बहुत अच्छा रोल सबने निभाया है। जैसा आपका रोल भी पसंद आया मुझे, और बाकी सबको पसंद आया, तो मुकेश जी का कैरेक्टर बहुत पसंद आया। सर कास्टिंग के बारे में क्या बताएंगे? देखिए, कास्टिंग के लिए हम लोग ने काफ़ी मेहनत की, करीब 6 महीने हम लोग का ऑडिशंस चला है कास्टिंग के लिए। और जहाँ तक सर की बात है ना, जब मैं जज का कैरेक्टर को फाइनल कर रहा था ना, तो सौरभ शुक्ला का मेरे अंदर की इमेज बैठा हुआ था। तो जब सर से मैंने पहली मीटिंग की, नरेशन किया, मैंने सर को बोला कि सर हमें सौरभ शुक्ला नहीं चाहिए, आप मुझे कुछ अलग करके बताइए। सर ने बोला कि रजनीश तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं खुद इसको कभी भी सौरभ शुक्ला से कंपेयर नहीं करना चाहूँगा। उसका जब सर ने पहला एक नरेशन के बाद जो पहला रिएक्शन सर का आया ना, उससे मुझे समझ में आ गया था कि हमें जज जो है ना कानून कुमार मिल चुके हैं। एक चीज और बहुत अच्छा था सर, स्क्रीन प्ले बहुत शानदार है जो सर आपने लिखा है। जी क्योंकि स्क्रीन प्ले बहुत मायने रखता है। हर एक सर का डायरेक्ट बहुत अच्छा, सर का डायरेक्ट हर एक के पास एक अच्छा डायरेक्टर, मैडम के पास मेरा स्क्रीन प्ले के बारे में मुझे बता सकेंगे सर, इस तरह से जिक्र किया, इस तरह से। देखिए, अगर इस कहानी की बात करूँ ना, तो मुझे करीब 3 साल लगे हैं इस कहानी में।
3 साल लगे मुझे इस कहानी को कंप्लीट करने में। स्क्रीन प्ले में बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे लगता था कि इसको डालूं, इसको नहीं डालूं। अगर देखा जाए तो मुझे लगता है करीब करीब हमने इसका 25th ड्राफ्ट बनाया, 25वें ड्राफ्ट में जाके कहानी हमारी फाइनल लॉक हुई थी। और ऑन दिस सेट कुछ नीलू मैम की तरफ से इम्प्रोवाइज होता था, उसको हम लोग ऐड करते थे। सर की तरफ से इम्प्रोवाइज होता था। कृष्णा ने बहुत सारे अपने पंचेस डाले, लोकेश भाई ने बहुत सारे पंचेस डाले। लोकेश भाई मेरठ से बिलोंग करते हैं, वहाँ का जो न्यूसेंस होता है, वहाँ का जो टिपिकल टोन होता है, उन्होंने मुझे बताया कि सर ऐसा कर सकते हैं। तो ये सारे कंबाइंड होके है ना, वो एक पूरी तरह से खिल के आया है। अच्छा, आप सर आप दोनों अगर बता सकें डीएनए की जो चर्चा चल रही थी, डीएनए की, अगर वो फिल्म के बारे में सुना, किस तरह की फिल्म होने जा रहा है, जो जान जाए, जो देखना चाहेंगे। अब बेसिकली डीएनए, देखिए बेसिकली डीएनए द जेनेटिक कोड एक फिल्म है जो हम लोग अभी करने वाले हैं। फिल्म का जो बेसिक समरी है वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को, मीडिया को, कि एक माँ है और एक बच्चे हैं। इन दोनों की ग्रोइंग एज की कहानी है। माँ एज यूजुअल का एक कन्वेंशन है या कन्विक्शन कह सकते हैं, बेटर कन्विक्शन वर्ड इज बेटर, कि इफ ए बॉय और इफ ए boy, either boy are going to be born, in which doesn't matter they are married or not, क्योंकि बच्चे के जन्म में there is a biological relationship. Marriage gives you lots of societal, मतलब कह सकते हैं सोसाइटी में सिक्योरिटी की भावना देता है। तो इफ यू आर मैरिज एंड इफ यू हैव ए किड्स, everyone say that it is a legitimate child, but here is everyone says that it is illegitimate child because there is no marriage happen. तो प्रॉब्लम तब हो जाती है जब सोसाइटी उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होता है। वहाँ पे प्रॉब्लम सी आती है। मदर्स को मतलब बहुत स्ट्रांग बिलीफ है कि एक बच्चा है और एक माँ है, तो उसका बेबी है और उसका माँ है, नो मैटर हाउ द रिलेशनशिप वाज देयर। ऐसे बहुत सारे बॉलीवुड हॉलीवुड में आई थिंक देयर आर 68 मूवीज आ चुके हैं इस पृष्ठभूमि पे। दिस इज समथिंग डिफरेंट कि एक ग्रोइंग एज में जो सोसाइटी का टॉट इशूज होता है और ग्रो करने होते हैं बच्चों को, और उसको आगे सर्वाइव करना होता है। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आ जाती है कि बच्चे के सर्वाइवल में बहुत सारे कष्ट होते हैं। इफ़ यू आर बेसिकली इफ यू आर ए पुअर, इफ यू डोंट हैव ए रिसोर्स एंड यू डोंट हैव ए मनी, यू कैन नॉट सेक्रीफाइस एंड गिव ए प्रॉपर लाइफ ऑफ ए किड्स। तो उस केसेस में ये सिनारियो बढ़ते जाता है एंड वहाँ पे एक फाइनेंशियल इशूज बहुत ज़्यादा रहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब लोग ग्रीडी होते हैं। हमारे सोसाइटी बहुत ग्रीडी है, तो उसी पे बेस्ड है। और वो कंक्लूजन ये होता है कि एट द एंड द चाइल्ड वंस किड्स आर ग्रोन अप एंड आई थिंक एट द एज ऑफ 18 और 19 he has need to figure out who is his father. Under that circumstance there is a concept DNA. तो मदर यू नो द स्टोरी बैक में जाती है, फिर 15 साल पहले जाती है, इज समथिंग हैपन विद समवन। So under that circumstances, how to identify who is his father? Mother basically doesn't know who is his father. So under that circumstances, DNA come into the picture. Lots of courts and kachari come into the pictures, and there is a character called Dafar Vakil. Dafar Vakil is a totally innocent. They have a degree, but the degree has been purchased on the payment basis. They don't know how to write and how to file a read petition into the High Court for this upcoming journey. But the problem is that DNA identification is too tough. If someone become an IAS officer, someone become like a politician, someone become like a judge, and if something illegitimate relationships are there, everyone fear about the truth are going to be revealed with this cases are going on in the media platforms. So under that circumstances, things are going on, and the kids become the kids become like hybrid sons.
because the mother was someone else. It's a priest of the Brahmin family. The mother was there, and the father was something belong from Mumbai, the business arena. So the death comes also, the kids later on go to the Harvard, and they had obtained a degree of MBA in finance, and they were worked in the United States of America in JP Morgan banks. Once he come to the local Indian platforms, तो जो फादर था, मतलब ये पैरेलल में DNA चल रही है और दूसरी में वो बच्चे का ग्रोइंग एज चल रहा है, उनकी एजुकेशन चल रहा है, तो प्रॉब्लम्स यहाँ आ जाती है कि जब वो इंडिया आता है तो दे आर वेरी मच कैपेबल to fight all the sacrifices and fight with all the battles whatever he had in the past. तो जब वो आते हैं तो फिर उसके जो फादर है, they are greedy and they wanted to launch his son like a CEO of his company. वो CEO को लॉन्च कर, मतलब अपने नए CEO ढूंढ रहा होता है फादर बेसिकली, तो वो लॉन्च करने के लिए उनको मतलब पढ़ाता लिखाता है, लेकिन जो सन है ही वाज क्वाइट, कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा एम्बिशियस था, and he's thrown everything on their head. तो उस केसेस में प्रॉब्लम तब आ जाती है कि इस चीज़ों को कैसे कैप्चर किया जाए. तो DNA जो वन पार्ट और सेकंड पार्ट इज देयर किड्स जर्नी एंड हार्वर्ड. तो इस फिल्म की जो समरी है, वन लाइन में समरी कर सकते हैं, इफ यू आर बोर्न इन ए पुअर फैमिली इन विच यू डजंट हैव एनी रोल्स बट यू आर गोइंग टू बी डाई विद द पुअर, इन दैट केसेस यू हैव ओनली रोल कि आप मरना भी मतलब गरीबी में, उसमें आपका जिम्मेदारी है. तो ये पुअर किड्स लाइक ए दोज पीपल हु बिलोंग टू, क्या कहते हैं, पुअर झोपड़ी वगैरह में जो रहते हैं, स्लम एरिया, दे आल्सो हैव ए थॉट, दे आल्सो हैव ए ह्यूमन बीइंग, दे आल्सो हैव ए एम्बिशंस. तो एवरीवन कैन बी फुलफिल देयर एम्बिशन विद हार्ड वर्किंग नेचर एंड ड्रीमिंग. ड्रीमिंग इज इक्वली इम्पोर्टेंट for those people who wanted to make their journey across the global arena. तो यहाँ एक गरीब बच्चे का हार्वर्ड से ग्रेजुएशन कराना और उसके बाद वो एक अच्छा मुकाम पे पहुंचे, इस फिल्म में टोटली है. मेरा जो कैरेक्टर है उसका नाम है भुप्पी, और ये मेरे पापा का रोल कर रहे हैं. तो एक होता है ना जो कैरेक्टर के बारे में होता है कि मेरा बाप जानता है कौन है, तो वही मानता है भुप्पी कि मेरा बाप कौन है, जानता है तो मेरा बाप ये है जिसके दम पे मैं कुछ भी करता हूँ. तो पूरा कहानी पे ट्विस्ट आता है. 17 मार्च को मालूम चलेगा. अब इससे पूरा 13 मार्च, सॉरी 13 मार्च 13 मार्च को. हाँ, और ये इतने खतरनाक एक्टर है कि सही में थप्पड़ मरवाया था, इन्होंने मरवाया, थप्पड़ से मरवाया था मुझे, सही में मार दो. बेसिकली प्रॉब्लम है कि जब शूट हो रही थी तो बार बार ये क्लैपिंग कर रहे थे, लेकिन इनको लग नहीं रहा था. तो मेरा आइडिया था कि ये शुड बी ट्रू इन नेचर एंड दैट्स व्हाई द क्लैपिंग वाज द रियल एंड दैट्स व्हाट वी वांटेड. और जो पापा का हाथ है ना, आप बताइए, आपने देखा ट्रेलर, क्या बोलते हो? हैं? फिल्म के बारे में, फिल्म जब मुझे रजनीश भाई ने ऑफर की थी और अरुण सर से जब मैं मिला था तो उन्होंने बोला था एक रियलिस्टिक फिल्म बनाने जा रहे हैं, और धर्म जी मैं चाह रहा था कि इसको रियलिस्टिक अप्रोच के साथ शूट किया जाए. तो इसके साथ ही हमने जब मैंने कहानी सुनी तो मुझे पता चला कि ये पूरा रियलिस्टिक जोन में है, और जो कैरेक्टर जिन्हें सर ने प्ले किया, सुशील सर अपना कृष्णा जी, अग्नि जी और तेलंगानी सर ने, तो जितने बड़े बड़े स्टार हमारे साथ थे और सच में सब लोग रियलिस्टिक परफॉर्मर ही थे. और जहाँ पे जब मैं शूट कर रहा था तो हमें लग ही नहीं रहा था कि हम कोई सीन ऐसा शूट कर रहे हैं या जानबूझ के शूट का माहौल है, ऐसा कुछ नहीं. जितने भी सीन हुए, जो भी एक्ट हुआ, सारा ऐसे लग रहा था कि पूरी पब्लिक, अगर अंशु जी रो रही थी तो पूरी पब्लिक रोने लगती थी. वहाँ पर ऐसा माहौल भी बन गया था. और कृष्णा भाई या सर झगड़ा करते तो लगता था कि सन्नाटा छा गया है. तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से शूट की वहाँ पे, और बहुत मेहनत से शूट की, और काफ़ी सपोर्ट रहा. और मेरठ के लोगों को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा जिन्होंने कि भरपूर सपोर्ट किया था मुझे शूट करने में वहाँ पर. और रनिंग रोड पे शूट करना बहुत मुश्किल होता है, बट वहाँ पे भी हमें एक अच्छे माहौल में शूट करने को मिला, कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ. और इसलिए हम चाहेंगे कि तेलंगाना सर का थैंक यू करना चाहेंगे उसके लिए. और उन्होंने बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट रखा था सबके लिए.
थैंक यू सो मच। और रियलिस्टिक अप्रोच के साथ हमने ये फिल्म बनाई। था मेरे लिए। और मेरा इसके अंदर सिर्फ एक छोटा सा रोल है कि मैं सिर्फ परेशान हूँ कि पापा के जो स्कूटर है वो मुझे पसंद नहीं आती। बस वो मैं स्कूल से थोड़ा दूर ही उनको बोलता हूँ रुक जाओ करके। अगर स्कूल के पास ले जाओगे तो मेरे दोस्त मुझे चिढ़ाएंगे बस। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं। मेरा इतना छोटा सा रोल है बस। और जरा सा वापस मतलब चूंकि आपका किरदार जो है बहुत भावनात्मक किरदार है और मुझे थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ बहुत अच्छी अच्छी गाने हैं कितने गाने आपने फिल्म आएंगे जी ये तो जब आप मूवी देखेंगे तब आपको पता चलेगा। और गाने तो इसके गाने इसके बहुत ही अच्छे हैं। जैसे आपने ट्रेलर में भी देखा होगा कि स्वीट सा रोमांटिक सॉन्ग है जो हम जो एक मिडिल क्लास फैमिली होती है कैसे वो छोटी छोटी चीज़ों में ही खुशियाँ ढूंढ लेती है या तो उस तरह से वो गाना दर्शाया गया है। एंड या कुछ लाइंस जो आपने सुनी होगी वो काफ़ी सूदिंग है। मतलब जब ये पूरा गाना आप देखोगे तब आपको बहुत मज़ा आएगा।